जब आंदोलन उग्र हो रहा था और स्थितियां बिगड़ रही थी, उस समय तो सरकार ने कुछ प्रयास किया क्या आप लोगों से बात करने का कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो वास्तविकता क्या है? सरकार ने राय ली थी क्या किसान संघ से उस समय जब ये कानून बने तो? क्या नहीं, किसानों का ही सबसे बड़ा आंदोलन है और शायद ये किसानों का भविष्य तय करेगा। लेकिन हमको दिखाई दे रहा था कि किसानों को गर्त में ले जाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, दगा करने वाला, उनके पीठ उछड़ा भोंकने वाला काम है। कानून जब आया उस समय 20,000 कार्यकर्ताओं ने चिट्ठियां लिखी कि कानून अच्छा है और ये लागू होना चाहिए, लेकिन जब फिर सरकार ने वापस ले लिया उस समय क्या स्थिति रही? उस समय फिर भाषणबाजी जगह जगह अच्छा, कि किसी न किसी रूप में क्षतिपूर्ति करनी चाहिए किसानों की। कुछ सिरफिरे लोगों के चक्कर में आकर के पूरे किसान समुदाय को दंड देने की क्या आवश्यकता है? देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। ये नारे आपको कुछ अलग प्रकार के लग सकते हैं, लेकिन इनमें एक सौंधी सी महक है संघ के विचार की। आप सोच रहे होंगे कि जो हमसे टकराएगा और इस प्रकार के विचार के साथ में संघ का क्या रिश्ता है। जी हाँ, आपने सुना होगा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा है जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। और ये सूत्र वाक्य है भारतीय किसान संघ का। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। उन्हीं कहानियों में से आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो गांव की पगडंडी से चलकर आए और फिर महानगर में जिस तरीके से संघ विचार के साथ जुड़े तो ऐसे जुड़े कि निरंतर कार्य करते रहे। और चाहे घर परिवार में पुत्र और पुत्री का विवाह भी है तो उसमें भी आवश्यक काम निपटाकर फिर निकल पड़े अपने उसी संघ विचार के कार्य के लिए। परिवार के लोग चाहे देखते रहें, रिश्तेदार आखिर सोचते रहें कि गए तो गए कहां, लेकिन मन में तो वो धुन थी त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रीमान बद्री नारायण जी चौधरी की। बद्री नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। बद्री नारायण जी चौधरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत पुराने एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। संघ में काम करते करते 5 दशक से अधिक का आपको अनुभव हो गया है और फिर संघ की शाखा पद्धति का जो काम है उसके बाद में भारतीय किसान संघ में भी आप रहे और किसान संघ में काम करते करते उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन किया। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे बद्री नारायण जी की पहली बार आपका संघ से परिचय कब हुआ, कैसे हुआ? मैं जब कॉलेज अग्रवाल कॉलेज में प्रवेश किया, सर्दियों के समय छत के ऊपर अकेला खड़ा था। जनता कॉलोनी के एक स्वयंसेवक थे श्री संतोष दुसाद जी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, आकर के अकेले क्यों खड़े हो, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं क्या? फिर बोले चलो अपन दोस्ती करते हैं। घर के आने का निमंत्रण भी दे दिया, जनता कॉलोनी में चला भी गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने मेरा कमरा चेंज करवा दिया। अच्छा। किशनपोल से मुझे जनता कॉलोनी ले गए। फिर वहीं प्रताप शाखा में मेरा परिचय हुआ और कुछ दिनों बाद मुझे वहाँ घटनाएं की जिम्मेदारी दी। ऐसे शुरुआत 1971 के उत्तरार्ध में। अच्छा, 71 में शुरुआत हो गई, शाखा जाने लग गए। क्या आयु होगी उस समय आपकी लगभग? कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? अभी 75 साल है, उल्टे गिन लो। अच्छा। अभी 75 साल है तो लगभग ये मान लीजिए कि में एडमिशन लिया था। 20 वर्ष के आसपास किसी आयु रही होगी, तो समझदार तो हो ही गए थे। तो शाखा में खेलने का जो विषय था उसके साथ उसी समय जो वैचारिक पक्ष था उस पर भी चर्चा होने लग गई होगी क्योंकि कॉलेज में आ गए थे तो। लोगों मुख्य आकर्षण तो खेल ही था, लेकिन दोस्ती जो है नई जगह पर जी उसका भी अभाव करता था। हाँ हाँ। और अच्छे लोगों से दोस्ती हो रही है, इसने आकर्षित किया। तो मुख्य रूप से खेल और मित्रता, ये 2 कारण ऐसे रहे कि जिसके कारण आप संघ से जुड़ पाए। अच्छा, उसके बाद में संघ शिक्षा वर्ग वगैरह किस प्रकार से, कैसे, कब कब हुए? मेरा 1979 में नौकरी लगी। अच्छा। उसके पहले मैं अपने प्रयास करता रहा, इसलिए शिक्षा वर्ग वगैरह में नहीं गया। प्राथमिक वर्ग मैंने कर लिया था, लेकिन 79 में प्रथम वर्ष मैंने किया। अच्छा। और 80 में द्वितीय वर्ष किया। 79 में मेरी नौकरी लगी जी। और 79 में हमारे संगठन किसान संघ की स्थापना हुई। अच्छा।
किसान संघ की स्थापना में 79 में हुई, नौकरी भी तो आपकी 79 जो 79 में। है पर उस समय तो आप संघ में ही थे सीधे मैं सीधे। संघ में ही था, किसान संघ को जानता भी नहीं था, जी। लेकिन बता रहा हूँ योग संयोग। हाँ और 80 में फिर, अच्छा 79 में मुझे जाते समय रजिस्ट्रार राजस्थान सचिवालय उन्होंने धमकी दी, अभी तो नौकरी लगी है, अभी छुट्टियां मांग रहे हो, करनी है तो नौकरी करो, नहीं तो घर बैठो। लेकिन मैंने भी राय भी ली, नियम भी देखे, और फिर मैं चला गया। तो नौकरी आपकी सचिवालय में लगी थी उस समय? पहले नौकरी सचिवालय, अच्छा। फिर बाद में अकाउंट सर्विसेज में, अकाउंट सर्विसेज में रहे। और फिर तहसीलदार सर्विसेज में आई थी, लेकिन उसमें मैंने देखा कि जगह जगह ट्रांसफर होते रहेंगे, परिवार भी नहीं बचेगा, उससे अच्छा तो मेरी अकाउंट सर्विस अच्छी। तो आप रहने वाले तो एक छोटे से गांव के हैं शायद, कहाँ निवाई के पास कैरोदे गांव है, कैरोद। 30 घरों की बस्ती है। अच्छा। और मेरा 10th में एक्सीडेंट हुआ था दाहिने पैर में, अंग्रेजी का एक पेपर दिया, एक नहीं दिया, सप्लीमेंट्री आया। अच्छा। तब फिर मैं सप्लीमेंट्री भी नहीं देने आ पाया, घाव बड़ा था। फिर कप्लीमेंट्री के टाइम पर मैं आया, मेन एग्जाम के टाइम पर जी। उसके बाद फिर मैं वापस नहीं गया, फिर जयपुर ही रहने लग गए। फिर जयपुर में मैंने सोचा कि छुट्टियों में मुझे कुछ 2 पैसे कमाने चाहिए। अच्छा। घर की स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया। 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए? 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा 11वीं कक्षा में। 10वीं का रिजल्ट नहीं आया था। तो अकेले ही रहते थे, कोई कमरा लेके या और भी अकेले, कोई? अकेले। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उस दौर में देखिए आप 10वीं 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी अलग से किसी दूसरे शहर में आके कमरा किराए पर लेकर रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, और साथ में कुछ न कुछ अर्थोपार्जन हो जाए उसके लिए भी प्रयत्न करते थे। आज की इस पीढ़ी के जो युवा हैं उनके लिए ये समझने वाली बात है, जब कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी बाहर जाने का विषय होता है तो कितने प्रकार की व्यवस्थाएं देखते हैं, तामझाम देखते हैं। इसलिए मुझे याद आता है अक्सर की जो संघर्षों के साये में पलते हैं, निश्चित रूप से वे आगे बढ़ते हैं, बड़े काम करते हैं, और संघर्ष से विचलित नहीं होता है व्यक्ति तो फिर एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व उसका निखरता है। चलिए बात करेंगे अब, जिस तरीके से संघ शिक्षा वर्गों की बात हुई तो आपने बताया 79 में नौकरी लगी, उसके पहले आपातकाल लग गया था, लेकिन 75 में 71 में आप शाखा में जाने लग गए, आपातकाल में शाखा पर संघ पर प्रतिबंध लगा। 72 में मैं सेठी कॉलोनी शाखा में मुख्य शिक्षक था। अच्छा। और इंद्रेश जी कार्यवाह थे। अच्छा। हमारी जोड़ी वहां से शुरू हुई, उसके बाद में सदा कार्यवाही रहा। अच्छा। प्रांत कार्यवाह तक। अच्छा, लगातार कार्यवाही रहे, शाखा के कार्यवाह से लेके नगर कार्यवाह, मंडल कार्यवाह, और इस तरीके जिला कार्यवाह, विभाग कार्यवाह। अच्छा, कार्यकारिणी में वो अलग जो जिम्मेदारियां होती है, बौद्धिक प्रमुख, शारीरिक प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख, ये कोई जिम्मेदारी नहीं? वो मुझे अनुभव नहीं रहा। ये तो बहुत वास्तव में जोरदार बात है। प्रांत कार्यवाह तक की जिम्मेदारी रही? प्रांत कार्यवाह तक। कब से कब तक रहे, याद से कुछ? प्रांत कार्यवाह जब आप थे? 4-5 साल रहा मैं। अच्छा। यानी 2003 में सह प्रांत कार्यवाह, और 4 से लेकर के 7 तक, 4 से 7 तक प्रांत कार्यवाह रहा। प्रांत कार्यवाह रहे। आपातकाल में क्या कुछ काम का गतिविधियां क्या रहती आपातकाल थी में हमारी बड़ी मस्त टोली थी, और उधर राजा पार्क में भाटिया परिवार था। ओम जी भाटिया बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। सुभाष जी भाटिया ने बहुत समर्पण किया। अच्छा। उनके बेलराम जी भाटिया इनके पिताजी थे। तो इनके साथ हमारी टोली बनी, और सत्याग्रह शुरू होने था 14 नवंबर 1975 को। तो पहली टोली में जाने वाले हम थे, लेकिन जवाहरलाल जी जैन सर्वोदयी नेता थे, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो पहले दिन जाऊंगा और फिर नहीं जाऊंगा। फिर हम 15 जून को गए, 15 नवंबर को उनका सत्याग्रह जोरी बाजार में हुआ, हमारा 5 पत्ती पर हुआ। अच्छा। हमें सहज रूप से बस के ऊपर चढ़े, नारे लगाए, पंपलेट लेके थे, कपड़े वपड़े सब पहन गए थे। फिर उस पीटेगी तो भी कपड़े चाहिए, जेल जाएंगे तो कपड़े चाहिए, और पोस्टर पंपलेट दिए, वहाँ से बस के ऊपर से नारे लगवाए, लंबा लंबा जाम हो गया। अच्छा। उसके बाद रात को देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई थी। अच्छा। जेल में जब हम रहते थे तो नित्य कोई उनको दल आता था, अनुभव कथन में सुनाता था। अच्छा। भयंकर भयंकर ज्यादतियां होती थी। तो वो भी अनुभव सुने आपने? बहुत। कितने समय रहना हुआ जेल में आपका?
जेल में 5 महीने करीब रहा। 5 महीने जेल में रहे आप। कहाँ, कौन सी जगह जयपुर पर? सेंट्रल जेल, जयपुर सेंट्रल। वार्ड नंबर 8। अच्छा। वाड़ा नंबर 8 बोलते थे। 400 लोग थे। तो आपातकाल में आप जेल रहे 5 महीने, परिवार की क्या स्थिति रही उस परिवार को समय? मालूम नहीं था कि हम जेल चलेंगे। तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति तो हो गई हाँ, होगी। पिताजी आए बीच में गेहूं और घी का डिब्बा लेके। अच्छा। गेहूं की, घर में गेहूं होता था हाँ हाँ। और घी भी होता था, तो 2 चीज तो आती थी। हम्म। मैं जहाँ रहता था, मकान मालिक से ने बताया, जी वो तो जेल चला गया, आपको पता नहीं है। हम्म। तो ऐसा लड़का तो नहीं था। उन्होंने सोचा होगा कि जेल कैसे चले गए, कोई अपराध तो नहीं कर दिया है। हाँ, तो हमारे पिताजी ने कहा कि मिल सकता हूँ उनसे। बोले आज मिलने चलेंगे अपन। अच्छा। लेकिन पिताजी ने उस समय बोला कि देखो, हमारे घर में तो पढ़ा लिखा समझदार वही है, हाँ। और मेरी आत्मा कहती है कि वो कोई गलत काम करके तो नहीं गया होगा, कोई सही काम के लिए गया होगा। अच्छा। तो मकान मालिक ने बाद में बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए मेरे को बताया कि यार, आपके पिताजी ठेठ गांव से किसान थे, लेकिन उन्होंने जब ये उद्गार प्रकट किए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हम जैसे लोग भी डरते थे, और उन्होंने जो है मिलने की कही, और कोई चिंता ही नहीं उनको। बाद में मिलने आए वो। अच्छा। बहुत खुश हुए जानकारी लेकर के, सब लोगों से मिल के। जी। बोले मैं दोबारा नहीं आऊँ, तो मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, सारा परिवार मेरा ही है। गांव में कैसा क्या माहौल रहा होगा, कुछ जानकारी है इस बारे में? फिर जब आप जेल में गए तो गांव के 8-10 लोग फिर मिलने आए थे। अच्छा। महीने 15 दिन बाद मिल के आते हैं। जी। उनको भी जेल का माहौल देखने के बाद में वहाँ पर गीत गाते थे। कोई डर था नहीं, जेल के आगे तो कहाँ डालने वाले थे। जैसे निडर होकर के वहाँ पर खुली शंख की शाखा लगती थी, नेकर था। अच्छा। नहीं था तो केवल दंड नहीं था और झंडा नहीं था। हाँ, उसके अलावा शाखा तो उसके लगती अलावा ही थी। प्रार्थना थी, संघ स्थान थे, आज्ञाएं थी, बौद्धिक वर्ग थे, परीक्षाओं की तैयारी थी, जी। शारीरिक था, दिनचर्या पूरी संघ शिक्षा वर्ग की थी। अच्छा, संघ शिक्षा वर्ग 79 के बाद हुए फिर आपके? हाँ, कब कब हुए, कुछ जानकारी है? हैं? कब कब, कौन कौन से सन में कौन कौन सा वर्ग हुआ नहीं, कुछ? 79 में प्रथम वर्ष, अच्छा। 80 में द्वितीय वर्ष, हाँ। और 90 में तृतीय वर्ष। 90 में तृतीय फिर वर्ष। मैं कुछ दिन आरपीएससी के एग्जाम में लग गया था, अच्छा। इसलिए जब भी उसके कारण चलता गया। वो एक अलग दौर था, उस समय संघ के प्रति बहुत अनुकूलता भी नहीं थी जिस समय आपने संघ का काम प्रारंभ किया था, और समाज में बहुत अधिक स्वीकार्यता भी नहीं थी। लेकिन जैसा आपने तो प्रारंभ में ही बताया कि मित्रता के वश, स्नेह के वश और आप संघ के साथ में जुड़े। उस दौर में कौन कौन प्रचारक आया करते थे आपकी शाखाओं पर, किनका प्रवास होता था, कुछ नाम ऐसे ध्यान में आ रहे हैं? देखो, मैं आदर्श नगर में रहा, मेरा कार्यक्षेत्र पूरा ही आदर्श नगर रहा जी। बीच में अगर 3 साल छोड़ दें तो। और वहाँ स्वयं प्रसाद जी कपूर, निरंजन जी शर्मा, एक राजेंद्र जी सरोलिया, ये कुछ प्रवासी कार्यकर्ता थे। अच्छा। लेकिन प्रचारकों में गोपाल जी आर्य वहाँ पढ़ने आए थे हॉस्टल में। तो मैं साइम भाग का रेवा था, और उनको पास दायित्व जो है, साइम विस्तारक थे। साइम के विस्तारक थे। और पढ़ाई भी कर रहे थे। अच्छा। बाद में प्रचारक बने। वो प्रांत प्रचारक रहे, मैं प्रांत कार्यवाह रहा। जी। वो जोड़ी उस समय जो साइम भाग से शुरू हुई थी, वो प्रांत तक चली? इसके पहले नरमोहन जी थे। अच्छा। और नरमोहन जी ने मुझे 1 महीने के लिए अचरोल में विस्तारक रखा। 1 महीने? उस विस्तारक जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला 1 महीने में ही। कोई अनुभव याद है उस समय के 1 महीने के उस दौरान? क्या अनुभव तो विशेष क्या, कुछ? नए परिवारों में रहना, वहाँ पर खाना वाना का इंतजाम कर लेना, जी। और दिन भर का समय का उपयोग कैसे करना, और दोपहर में फिर दूर खेतों में, दूसरे गांव में, दूसरी बस्ती में जाना। तो वहाँ तो ऐसे ही अनुभव आए। उस समय मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, नहीं, तो नहीं, मोबाइल का वो फोन ही नहीं होते थे, लैंडलाइन फोन भी नहीं हुआ करते थे नहीं, उस दौर में, तो इतने तो केवल और केवल संपर्क वाला ही काम रहता था एक प्रकार से ना, संपर्क। अच्छा, कोई प्रचारकों में ऐसा कोई ध्यान में आता है आपको विषय कि सामान्यतः? मैं प्रचारक की बात पूछी आपने, पूरी बता नहीं पाया। जब मैं आदर्श नगर रहा, तब तक तो माननीय अस्थिमल जी, लास्ट आखिरी में माननीय ये नरमोहन जी के बाद में राम प्रसाद जी तो शिक्षा वर्ग में मिले मेरे को। जी। और
वो जिला दौसा दौसा के प्रचारक थे। अच्छा। लेकिन यहाँ माननीय सोहन सिंह जी से पर्याप्त संपर्क रहा और उनसे शुरू में तो डर भी लगता था। हाँ। बाद कठोर में अनुशासन रहता था उनका ऐसा। लेकिन जेल में उनका पूरा सानिध्य मिला। हम्म। महेश जी शर्मा, खेमचंद जी आचार्य, अच्छा। ये लोग थे, तो इनके कारण जेल का माहौल कि मेरा 5 महीने में 8 किलो वजन बढ़ा। अच्छा, जेल में यानी जाके वजन बढ़ा। मेरा स्वर्ण काल रहा। मैंने साहित्य अध्ययन भी खूब किया वहाँ। उसी समय। और अच्छा, एक बात सामान्यतः संघ में रहती है कि जिन कार्यकर्ताओं के साथ हम काम करते हैं, प्रचारकों के साथ काम करते हैं, सबके साथ एक स्नेह, प्रेम और सम्मान ये तो रहता ही है। लेकिन काम करते करते कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे हम पूरी बात मन की कर लेते हैं, बहुत अच्छे भाई के जैसे, या भाई से भी अधिक मित्रवत जो हो जाते हैं। ऐसे कोई प्रचारकों के नाम ध्यान आ रहे हैं कि हाँ वो तो अरे अपन सारी बात कर सकते हैं आराम से? देखो, ये जगन्नाथ जी राजू हम्म। प्रचारक तो नहीं थे, हाँ। वो आदर्श नगर के कार्यवाह भी रहे, जी। विद्या मंदिर में गणित के अध्यापक रहे। लेकिन वो इतने आत्मीय थे और वो पहली मुलाकात में किसी के इतने आत्मीय हो जाते थे, उनसे उस समय जितना मैं खुला। हाँ। इंद्रेश जी के साथ लंबे समय साथ रहा, तो पूरे परिवार के साथ ही संबंध बने। हाँ। इनके पिताजी के साथ भी संबंध थे। अच्छा। और प्रचारकों का जहाँ तक सवाल है, नरेंद्र जी गड्डी रहे, हाँ। ओम जी त्रिपाठी रहे, जिला प्रचारक रहे, यानी मेरे सांगानेर जाने के बाद। अच्छा। उसके बाद माननीय जुगल जी रहे, महेंद्र जी कपूर रहे, जी। हमारे वर्तमान शारीरिक प्रमुख जगदीश जी घोष प्रमुख जो थे, घोष वाले, हाँ। वो रहे। तो ऐसे जिला प्रचारक और तहसील प्रचारक और नगर प्रचारक तो जो भी आए सभी रहे। लेकिन ये जो बराबर के प्रचारक थे, मैं कार्यवाह था विभाग का, तो ये विभाग प्रचारक थे। जी। मैं जिला कार्यवाह तो जिला प्रचारक थे। अच्छा, आपके बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार की भी आई कि घर में बेटी का विवाह था और आपका कहीं प्रवास उस समय तय था, तो क्या परिस्थिति बनी कि वो फेरे हुए, विदा किया और तुरंत जो है अपना झोला उठा के चल दिए? क्या है, वो तो मेरा घर का एक प्रभु की कृपा रही कि घर का वातावरण मेरे लिए बहुत अनुकूल रहा। पत्नी का सहयोग संघ कार्य के लिए जितना था उसको तो बोल नहीं सकते। ठीक बात है। घर को संभालने वाले यदि वो थोड़ा सा उनका सहयोग रहता है, तभी आप घर से बाहर जब जाके। पूजा का विवाह हुआ तो उसको सुबह विदा करके 11 बजे मेरी टिकट थी जी। मैं निकल गया। हितेश की शादी हुई तो सुबह बहू आई जी। उसको घर में आते हुए देखा। हाँ। फिर बाद के कार्यक्रम सारे घर वालों ने किए, वो उनमें आपके रहना नहीं हुआ? मैं उनमें नहीं रहा। अब ये 2 कार्यक्रम ऐसे थे जिनमें पहले से कार्यक्रम बने हुए थे। अच्छा। और एकदम तिथि कटती भी नहीं थी, सामंजस्य बैठाने की जरूरत थी जी। लेकिन घर में मुझे कभी भी इसमें और आनाकानी नहीं सुनने को मिली, पूरा सहयोग मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जो लोग संघ में काम कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा वाली बात है। छोटी सी भी यदि कोई छोटा सा व्यवधान भी आता है तो कार्यकर्ता अपने प्रवास इधर से उधर करने का प्रयास करते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बद्री जी चौधरी ने बताया हमारे को कि पुत्री का विवाह था तो उस बेटी को विदा करते ही तुरंत अपना झोला उठा के और प्रवास जहां तय था वहां निकल पड़े। और यही स्थिति बेटे के विवाह में भी हुई कि बेटे का विवाह हुआ, बहू का घर में आगमन हुआ। आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं घर में कितने रिश्तेदार उस समय आए हुए रहते हैं, कितने रीति रिवाज और परंपराएं जो हमारे घर परिवारों में होती है उनका निर्वहन करना ही होता है। लेकिन इधर बहू का आगमन होता है और इधर ये इनका पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम था उसके लिए, संघ कार्य के लिए चले जाते हैं। घर में भी अनुकूलता थी और निश्चित रूप से मन में जो दृढ़ विश्वास था माँ भारती का काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आज के इस दौर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से ऐसे प्रसंगों से, ऐसे संस्मरणों से प्रेरणा मिलती ही होगी। इसके लिए देखो, मुख्य बात तो है कि जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता है प्रचारक जी, वो गृहस्थी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। जब उनका जीवन देखते हैं जी, तो अपना सामंजस्य कोई बड़ी बात होती।
नहीं, आपने तो चूंकि ये जीवन जिया है इसलिए आपको बहुत साधारण सामान्य बात लग रही है, लेकिन इस दौर में जब हम बात कर रहे हैं 2025 में, उस समय जिस तरीके का बाहर माहौल है, जैसी भौतिकवाद की चकाचौंध है, उसमें ये साधारण सामान्य बात नहीं है। ये संघ के कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य बात हो सकती है, पर जो बाकी लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रांत कार्यवाह आप रहे, उसके बाद में सीधे भारतीय किसान संघ में आपका आना हुआ। कैसे, क्या कुछ मन बनाया गया, कुछ बड़े प्रचारकों ने, अधिकारियों ने कुछ बातचीत की, या सीधे सूचना हो गई, घोषणा हो गई कि अब से किसान संघ में काम करना है? मेरे से कभी भी किसी भी दायित्व के प्रमोशन के लिए चर्चा नहीं हुई। अच्छा, कभी नहीं हुई? कभी नहीं हुई। और मेरा 2010 में सेवानिवृत्ति का वर्ष था, लेकिन जब मुझे कहा कि किसान संघ में आपको दायित्व देना है, तो मैंने 2007 में ही सेवानिवृत्ति ले ली। अच्छा। ऐच्छिक सेवानिवृत्ति। और क्योंकि पहले तो प्रांत में ही घूमना होता था जी, तो प्रदेश के दायित्व की बात थी, तो बाहर जाने के लिए फिर न्याय नहीं होता, सरकारी सेवा के साथ भी और संगठन के काम के साथ भी। इसलिए सेवानिवृत्ति लेकर और फिर प्रदेश में मैं किसान संघ की जिम्मेदारी को। क्या जिम्मेदारी मिली पहली पहली आपको किसान संघ में? मुझे प्रदेश सह महामंत्री, प्रदेश सह महामंत्री आपको बनाया। श्रीमान रतनलाल जी डागा जोधपुर के, वो महामंत्री थे। अच्छा। बहुत समर्पित और पुराने कार्यकर्ता थे। हाँ। मेरा पहला परिचय जोधपुर बैठक में हुआ, प्रांत अच्छा। बैठक में, किसानों के साथ, किसान कार्यकर्ताओं के साथ जी। तो उस बैठक में एक साथ 3-4 लोग खड़े हुए, बोले अच्छा, तो संघ ने हमारे ऊपर फिर एक व्यक्ति थोप दिया। अच्छा। हम जूती किस रहे, फालतू ही। ये हमारे यहाँ की वर्किंग का मैं आपको परिदृश्य बता रहा हूँ। उस समय ये स्थिति थी कि ये लगता था कि संघ ने थोप दिया कोई है, कि हमारे ऊपर थोपा जाता है। हम काम करते हैं, बात भी सही लगती है वीर क्षेत्रों में। मैंने डागा जी से कहा, मैंने कहा उत्तर आप देने वाले हो, मुझे ही देना है, क्योंकि वो महामंत्री थे जी, हम दोनों आगे बैठे हुए थे। बोले नहीं, आप ही दो। क्या उत्तर दिया आपने? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो, न तो मेरे से पूछ के दायित्व दिया, और ये भी आप हम सब जानते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विविध क्षेत्र के रूप में अपन सब काम करते हैं, इसलिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि समर्पण और योग्य व्यक्ति को आगे लाना और उसको बड़ा दायित्व देना, इन सबको देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ कई योग्य व्यक्ति बैठे होंगे, अपना भी परिचय होगा। मुझे तो जैसे दायित्व मिला, मैंने पहली बार आकर के इस बैठक में दायित्व संभाला है, इसलिए मुझे आपकी आपत्ति करने में भी कोई एतराज नहीं जी, और मुझे संघ और कहीं लगा था तो कोई एतराज नहीं, और मैं आपके साथ काम करूं इसमें मुझे कोई एतराज नहीं। फिर बाद में उन्होंने फ़ोन नंबर लेना और परिचय करना शुरू हुआ, फिर मेरे प्रवास हुए। मैं पहले उन्हीं कार्यकर्ताओं के यहाँ गया जिन्होंने खड़े होकर के ऐतराज जताया था। निश्चित रूप से मन में कई बार ये भाव तो आता ही है, लेकिन संघ की अपनी एक कार्य पद्धति है, उसके आधार पर अलग अलग विविध संगठन, विविध कार्य जो हैं उनके विस्तार के लिए संघ अपने कार्यकर्ता देता है। अक्सर कहा भी जाता है संघ जो है वो एक प्रकार से ट्रांसफार्मर है, एक पावर हाउस है संघ, और वहां जिस तरीके से कार्यकर्ता तैयार होते हैं वे समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं बिना कोई किंतु परंतु के। और शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि नया व्यक्ति आता है तो उतना स्नेह और उतना परिचय नहीं होता, लेकिन समय के साथ साथ सब घुल मिल जाते हैं। तो प्रदेश सह मंत्री से किसान संघ में ये 1 साल रहा मैं, शुरुआत हुई और फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वहां तक पहुंचे। फिर उसके बाद 6 साल में प्रदेश महामंत्री रहा। प्रदेश महामंत्री 6 वर्ष रहे। 2016 में मुआना में अधिवेशन हुआ था मंडी में, उसमें मुझे फिर अखिल भारतीय महामंत्री का दायित्व दिया गया। फिर मैं 6 साल अखिल भारतीय महामंत्री। अच्छा। और फिर मैंने, मेरा लीवर खराब होने का ट्रेस हो गया था जी, तो मैंने छुट्टी मांगनी ठीक समझी। अच्छा। कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास करना और इलाज करवाना दोनों संभव नहीं होगा। तो भोपाल के अधिवेशन में मैं नहीं गया था, जिससे मुझे कार्यमुक्त होना था।
लेकिन हमारे पालक अधिकारी थे माननीय रामलाल जी, उनका फ़ोन आया, बद्री जी सबके कहने से एक बार और दायित्व ले लो। तो मैंने कहा भाई साहब शरीर साथ देगा तो मैं मना नहीं किया, आज तक मैंने कभी दायित्व के लिए मना नहीं किया, आज ही पूछने की क्या बात है। मैं संगठन के साथ में न्याय नहीं हो पाएगा और कोई योग्य व्यक्ति, जीवट वाला व्यक्ति, प्रवासी व्यक्ति आएगा तो ठीक रहेगा, इसलिए मैंने तो जगह खाली करी है। फिर वो बोले कि आप एक काम करो, मोबाइल पे आ जाओ। अच्छा। और उन्होंने स्क्रीन के ऊपर अधिवेशन में मेरी फोटो लेकर के वही मेरा वक्तव्य बुलवाया और मुझे दायित्व की घोषणा करी। अच्छा। ऐसा पहली बार हुआ संगठन में कि व्यक्ति उपस्थित नहीं है जी, उसको दायित्व दिया। ये जन संगठन है, यहाँ तो दायित्व के साथ ही महिमा मंडन, जुलूस, जनता के सामने भाषण, कई चीजें होती है जी। लेकिन अध्यक्ष का दायित्व मेरे को, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको दी गई इस प्रकार मिला। फिर अभी जब पालनपुर गुजरात में अधिवेशन था फरवरी के महीने में इसी साल जी, उसमें मैं पहले सबको बात करके मन बना चुका था। मेरे प्रवास भी क्रम से काफी कम हो गए होंगे स्वास्थ्य के कारण। उसमें फिर नई कार्यकारिणी आ गई। अच्छा, कितने वर्ष रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप? 3 साल। 3 वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 6 वर्ष अखिल भारतीय महामंत्री रहे आप। हाँ। 9 वर्ष का ये कालखंड एक प्रकार से रहा पूरा भारतवर्ष में प्रवास की दृष्टि से। अच्छा, यही जो कालखंड रहा खासतौर पर जिस समय आप अखिल भारतीय महामंत्री रहे या प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसी दौर में देश में जो है किसानों को लेकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो आंदोलन हुआ, 3 जो कानून लाए गए थे केंद्र सरकार की ओर से, तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि किसान वर्ग जो है वो उन कानूनों के खिलाफ है, और दूसरी तरफ सरकार ये दावा कर रही थी कि नहीं, हमने किसानों के कल्याण के लिए ये किया है। अब किसान संघ खुद विचार परिवार का संगठन है, ऐसे में आपकी क्या भूमिका थी उस दौर में? भारतीय किसान संघ तो धर्म संकट में था। ये आंदोलन कोई बहुत बड़ा नहीं था। अच्छा। ये केवल पंजाब के कुछ और फिरे आड़तियों का आंदोलन था। अच्छा। और कुछ बॉर्डर के ऊपर हरियाणा के कुछ लोग थे। और इसमें फंडिंग बाहर की थी। बाहर की फंडिंग थी। ये सब सिद्ध तो बाद में हुआ, लेकिन हमारा अनुमान और चर्चा यही थी। अच्छा। क्योंकि ये सब चीजें सबूत के रूप में नहीं थी, इसलिए हम खुल करके आरोप नहीं लगा सकते थे जी। लेकिन वो एक प्रकार से उसको मीडिया ने इतनी पब्लिसिटी दी कि लगा कि किसानों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है और शायद ये किसानों का भविष्य तय करेगा। लेकिन हमको दिखाई दे रहा था कि किसानों को गर्त में ले जाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, दगा करने वाला, उनके पीठ में छुरा भोंकने वाला काम है। और जो लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे थे, चला रहे थे, वो सब के सब ऐसे ही थे। मुझे कुछ कई बार मीडिया के अंदर उसके ऊपर बोलने के लिए जाना पड़ता था। महामंत्री के नाते पर जाते थे आप? महामंत्री के नाते बुलाते थे। बुलाते क्या थे, वो भारतीय किसान संघ को लिपेटने की कोशिश करते थे कि ये संघ का एक अनुषंगिक संगठन है और वो भी ये कह रहा है कि सरकार ने हमसे राय नहीं ली। अच्छा। तो इसका मतलब सरकार मनमाना काम करती है। तो वास्तविकता क्या है, सरकार ने राय ली थी क्या किसान संघ से उस समय जब ये कानून बने? तो नरेंद्र जी तोमर ने जिन विषयों पर राय ली जी, वो अलग थे। अच्छा। ये 3 कानून अलग थे। अच्छा। तो उन्होंने हो सकता है कि टुकड़े टुकड़ों में हमारी मन टटोलने की कोशिश की हो, लेकिन अल्टीमेटली जो 30 कानून के रूप में आए, इसका अध्ययन किया तो किसानों के लिए कहीं भी हानिकारक नहीं थे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह तो पहले से चालू थी और आज भी कर रहे हैं वो। तो पंजाब में सबसे ज्यादा हो रही है। अच्छा। जहाँ इसका विरोध हुआ। तो जो विरोध हुआ, एक प्रकार से आपने कहा कि बाहर से विदेशी फंडिंग भी थी, जो लोग लीड कर रहे थे वो कोई बहुत बड़े किसान हितैषी नहीं थे। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारतीय किसान संघ किसानों का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है और ये माना जाता है कि पिछले 20 वर्षों में किसानों का ये सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो ऐसे में सबसे बड़ा संगठन एक तरफ है और सबसे बड़ा आंदोलन दूसरी तरफ है, ये विरोधाभास कैसे हुआ? आप तो मीडिया से जुड़े हुए हो जी, आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी कि जहाँ हुड़दंगबाजी हो, जहाँ अव्यवस्थाएं हो,
जहाँ पर आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़-फोड़, धमकियाँ और ऐसे कार्यक्रम करते हो, उसको तो हाइट मिल जाती है। और अनुशासित संगठन यदि कहीं मान लो आंदोलन करेगा और वो कहेगा कि देश की संपत्तियों को जो है ना और हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो कहेगा कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, तो हम कोई मजबूरी का लाभ उठा करके काम करने वाले नहीं। आज भी रामलीला मैदान में किसानों का सबसे बड़े बड़े अगर कोई आंदोलन हुए हैं संख्या के आधार पर, तो भारतीय किसान संघ के हुए और किस संगठन के नहीं हुए। हमने जीएम शीट के मामले में आंदोलन किया तो ये सारे किसान संगठन हमारे साथ आ गए थे। अच्छा, कोई बाहर नहीं था इनमें से, सब साथ थे। वो मध्य प्रदेश के मंत्री जी थे, दुबे जी, क्या नाम बोल रहा हूँ, वो उस समय पर्यावरण मंत्री थे। अच्छा, कहना तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन सायंकाल उनको हम ज्ञापन दे के आए। उन्होंने हमको बैठाया, प्रतिनिधिमंडल को कहा कि बैठिए, पूरी बात बताइए, सुनी और अंत में एक लाइन बोली, आपका विषय मैं सही जगह पहुंचा दूंगा। अच्छा। और सुबह खबर आई कि वो दुबे जी नहीं रहे। अच्छा। हमारे मन पर इतना बोझ पड़ा कि आखिर हमने जो विषय उठाया वो तो उसका कारण नहीं हो सकता हार्ट अटैक का। और बाद में प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही उनके श्रद्धांजलि में, रात देर तक मेरे साथ में घूमते हुए अपने कई विषयों पर चर्चा उन्होंने की। अच्छा। उस आंदोलन में भी सारे नेता, सारे संगठन हमारे साथ थे। और लेकिन उस समय सरकार जो थी उसकी ढिलाई मानूंगा मैं। अगर वो हमें हमारा सहयोग लेती तो इनमें से आधे से ज्यादा संगठन टूट के तो हमारे साथ खड़े थे। तो कहीं ना कहीं संवादहीनता रही सरकार और किसान संघ उस समय थोड़ा सा तारतम्य कमी मानता हूँ। एक बात, सामान्य व्यक्ति जो संघ से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा जो दर्शक हमारा है, उसके मन में ये विचार, ये प्रश्न आ सकता है कि किसान संघ जो है वो भी आनुषंगिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी ये भी आनुषंगिक संगठन है और मूल संगठन है संघ। तो ऐसे में जो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, क्या ऐसा इस प्रकार का कुछ तालमेल नहीं बनता कि किसान संघ से भी प्रमुख 10 लोगों को बुला लिया जाए, वहां से भी प्रमुख 5 लोगों को बुला लिया जाए और बैठ के निर्णय हो जाए कि राष्ट्र हित में ये है और ये काम करना है? देखो, आनुषंगिक संगठन तो हैं, लेकिन सब संगठन स्वतंत्र हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे किसी मंच के ऊपर कोई भी राजनेता भाषण देने नहीं आ सकता। राजस्थान में फरवरी में जब अधिवेशन हुआ 2016 में, तो वसुंधरा जी हमारे मंच पे नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें तो बुलाओ। तो एक प्रदर्शनी का उद्घाटन होने वाला था 3 दिन पहले, उसमें उनको बुलाया और गवर्नर गुजरात को बुलाया, श्रीमती आनंदीबेन, शायद आनंदीबेन थी शायद, नहीं कमला बेनीवाल होंगी शायद उस समय 2016 में शायद, या नहीं, कमला जी महिला को उधर भेज दिया वही थी जहाँ तक मैं बोलता हूँ आजकल। लेकिन इन दोनों ने जो है अधिवेशन की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अच्छा। अधिवेशन में बाबा रामदेव थे। आनंदीबेन मुख्यमंत्री होंगी मेरे को लगता है 2016 में। नहीं, गवर्नर थे, आई थी। अच्छा, ठीक है। तो आनंदीबेन और वसुंधरा राजे वो प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए उद्घाटन में बुलाया। लेकिन तो किसान संघ के मंच के ऊपर नहीं बैठ सकते कोई राजनेता। किसान संघ का कार्यकर्ता झंडे लगी हुई किसी राजनीतिक पार्टी गाड़ी में जा नहीं सकता। और हम कारण मोटा मोटा है विवेकानंद जी, हम गाँव को एक करना चाहते हैं, किसानों को एक करना चाहते हैं। अब जिस गांव में कोई बीजेपी किसान मोर्चा, कांग्रेस किसान मोर्चा, वामपंथी किसान मोर्चा, बसपा किसान मोर्चा बने हुए हैं, तो वो उनको एक कैसे बैठने देंगे? ठीक बात है। इसलिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी है कि जो सबको मिला के बैठा सके, तभी गांव के हित में निर्णय होंगे, कृषि के हित में निर्णय होंगे। इसलिए किसान संघ ने, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने प्रारंभ से ही ये गाइडलाइन दी है कि किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन ही होगा और कोई पदाधिकारी राजनीतिक टिकट मांगता है उसको मुक्त कर देते।
ये एक बहुत बड़ी बात है जो किसान संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 वर्ष तक अखिल भारतीय महामंत्री रहे बद्रीनारायण जी चौधरी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि किसान संघ का कोई कार्यकर्ता यदि चुनाव लड़ने के लिए किसी दल से टिकट मांगता है तो उसको मुक्त कर दिया जाए। कोई कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे लगे हुई गाड़ी में नहीं बैठेगा और साथ ही साथ भारतीय किसान संघ के मंच पर कोई भी राजनेता आकर भाषण नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार की बात भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री रहे नरेंद्र जी मेघ, जो आजकल बाबा निरंजन नाथ हो गए हैं, उन्होंने भी हमारे साथ जो यहाँ पॉडकास्ट इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने भी ये बात स्पष्ट कर दी थी कि जो एक बार किसान संघ में आ गया वो यदि राजनीतिक क्षेत्र में जाता है तो फिर उसकी वापसी किसान संघ में नहीं है, रास्ते फिर बंद हैं। आप अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आई जो सामान्य दर्शकों की जिज्ञासा हो सकती है कि एक ही विचार परिवार के यदि दो संगठन हैं उनमें तालमेल मूल संगठन तो बैठा ही सकता है, निश्चित रूप से बैठा सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए आप इन संगठनों में भी कि ये संगठन अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय स्वयं करते हैं, गाइडलाइन जरूर आ सकती हैं। अच्छा, जो ये आंदोलन चला उस समय जब आंदोलन उग्र हो रहा था और स्थितियां बिगड़ रही थी, उस समय तो सरकार ने कुछ प्रयास किया क्या आप लोगों से बात करने का कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो बॉर्डर के आसपास के हमारे कार्यकर्ता थे उनसे जो जानकारी मिलती थी जी। तो वहाँ जाते थे, सर्दियों का टाइम था तो उनको जूते, कंबल और खाने पीने को मावे, मिठाई, अच्छा आकर्षण, 500 रुपये रोज और ट्रैक्टर लेके जाते हैं जी। तो उसमें डीजल, पेट्रोल, वो सब व्यवस्था है। लेकिन सरकार ने जो है वो अपनी बातचीत उनसे ही करते थे और उसी के आधार पर उन्होंने आगे बढ़े और वापस भी लिए कदम तो अपनी इच्छा से ही लिए। हम भी जानबूझ करके इसलिए कि हम पक्ष में बोलते हैं तो किसान सोचता है कि ये तो किसानों का संगठन कैसे हुआ, विरोध में बोलते हैं तो इसलिए हम भी थोड़े पीछे रहे। थोड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, न्यूट्रल रहना पड़ा। न्यूट्रल रहे, उसका कारण यही था। और जब फिर सरकार ने ये तीनों कानून वापस ले लिए उस समय संगठन में कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, संगठन में तो कोई 20,000 चिट्ठियां गई थी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अच्छा, यानी प्रधानमंत्री जी को तो वापस लिया उस समय धन्यवाद के लिए? तो ये कानून धन्यवाद देते हैं। अच्छा, कानून बना, वापस नहीं लेना चाहिए। ओके, चाहे किसी और रूप में इनको लागू करना चाहिए। कानून जब आया उस समय 20,000 कार्यकर्ताओं ने चिट्ठियां लिखी कि कानून अच्छा है और ये लागू होना चाहिए, लेकिन जब फिर सरकार ने वापस ले लिया उस समय क्या स्थिति रही? उस समय फिर भाषणबाजी हुई जगह जगह। अच्छा, कि किसी न किसी रूप में क्षतिपूर्ति करनी चाहिए किसानों की। कुछ सिरफिरे लोगों के चक्कर में आकर के पूरे किसान समुदाय को दंड देने की क्या आवश्यकता है? लिखना ही था, स्वाभाविक बात थी। तो ये बात भी एकदम स्पष्ट हो जाती है कि जो कानून वापस लिए सरकार ने, क्योंकि सरकार जो है वो राजनीतिक दल चलाते हैं और उनके माध्यम से उनको आगे फिर चुनाव में जाना होता है, तो चुनाव और वोट वो उनका एक प्रकार से प्रमुख लक्ष्य और आधार होता है, तो उसके आधार पर भी हो सकता है ये निर्णय हुए हों। लेकिन किसान संघ जो किसानों के हित में काम करता है उस संगठन ने कहा कि इससे किसानों का जो नुकसान हो रहा है और केवल कुछ लोगों के कारण जो हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, लेकिन वास्तव में क्या बद्री जी, क्या लगता है आपको इस दिशा में कुछ काम हुए हैं पिछले 10-12 वर्षों में? देखो, मैं मोटी बात बताऊं आपको जी। मेरा ऐसा लगता है कि घर में कम रहूं, रेल में ज्यादा रहूं जी। तो मेरा अनुभव है कि भोजन का पैकेट में कोई 2 रोटी बच गई या पैकेट ही बच गया, हाँ। तो पहले कपड़े फाड़ने वाले लोग होते थे, मांगने वाले, ठीक है, डिब्बे में घुसने वाले, हाँ। कुछ खाने को दे दो, और उनको आपने 1 रोटी भी दी तो बहुत खुश होते थे। आज की तारीख में मैं किसी स्टेशन के ऊपर ये पैकेट लेके के भी उतरूं तो मुझे कोई रोटी लेने वाला नहीं मिलता है। आप किसान की बात कर रहे हो, मैं भिखारी की बात कर रहा हूँ, वो भी गायब है। और जहाँ तक सवाल है परचेजिंग पावर पूरे समाज की बड़ी है। आज छोटे छोटे कस्बे जो हैं जी, उनके अंदर लोग और खर्च करने लगे हैं।
तो हमेशा डिस्ट्रिक्ट सेंटर, तहसील केंद्र और खंड केंद्र ये तो तब चलते हैं जब गांव का व्यक्ति परचेजिंग करता है ठीक बात। और उनकी संपन्नता देखी जा सकती है। इसलिए किस कारण से हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, ये मैं नहीं के जानता, लेकिन ये पक्की बात है कि परचेजिंग पावर पूरे समाज की बढ़ी। तो पहले जो गरीबी थी कुल मिला के उससे तो स्थितियां बहुत सुधर गई हैं। और हम गरीबों के बीच में जाएं देखें तो पता पड़ता है। नहीं, आपका तो चूंकि इतना लंबा जो है वो सामाजिक जीवन रहा है। हम पहले भी भोजन करते थे घरों में, हाँ। आज भी करते हैं। पहले भी बल्कि पहले तो शहर में करते थे और बाद में शहर के आसपास करते थे, लेकिन अब ठेठ गाँव में करते हैं जी। ग्राम समिति के लिए जाते हैं, बैठक के लिए जाते हैं। तो वहाँ तो आम किसान कार्यकर्ता घर में जाते हैं, तब अनुभव आता है इस चीज़ का जी। और फिर बातचीत में पूछते हैं कितने सालों में कैसा। इसलिए सर्वदूर समाज के अंदर आमदनी बढ़ी है। निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों की आमदनी बढ़ी है, तो आखिर फिर किसान ही इससे कैसे पीछे रह सकते हैं। और इसका एक उदाहरण बद्री जी ने यह भी बताया कि पहले भी अलग अलग घरों में भोजन करना होता था तो क्या स्थिति रहती थी और अब क्या रहती है। इससे मिलता जुलता ही एक संस्मरण हमारे साथ में एक पिछले दिनों जो एक साक्षात्कार हुआ उसमें भी आया कि एक दौर में संघ शिक्षा वर्गों में जो दाल बनती थी उसमें लोग कहते थे कि खा लो या नहा लो, इस प्रकार की स्थिति होती थी कि दाल ढूंढना मुश्किल होता था। और पी लो, नहा लो। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है वो दो दो सब्जियां भी मिल जाती हैं। तो संघ शिक्षा वर्गों में भी भोजन की गुणवत्ता में परिवर्तन आया है। संघ के जो वर्ग हैं उनमें भी निश्चित रूप से समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आता ही है। पहले शुल्क देने में जोर आता था। आदमी यानी विद्यार्थी छुट्टियों में मेहनत करके जी मजदूरी करके शुल्क इकट्ठा करता था और उसके बाद संघ शिक्षा वर्ग में जाता था। और अब उससे कहो कि 1000 रुपये जमा कराने, 500 रुपये जमा कराने, तो विचार नहीं करता। आसान हो गया। समाज तो वही है, किसान तो वही है। अच्छा, संघ की भी जो ये 100 वर्ष की यात्रा है, आप भी लंबे समय से देख रहे हैं, लगभग 54-55 वर्ष आपको हो ही गए हैं। क्या कितना कुछ परिवर्तन आपको लगता है जो इस समय नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं या पहले जो लोग काम करते थे? देखिए, संघ में जब से मैं जुड़ा माननीय ब्रह्मदेव जी के समय और संपर्क आया, तो उस समय से सुनते आए हैं जी कि संघ को समाजव्यापी बनाना और समाज को संघव्यापी बनाना, दोनों को एक रूप बनाना। हिंदू समाज में संगठन नहीं खड़ा नहीं कर रहे हम, अलग से संगठन नहीं दिखना चाहिए। हिंदू समाज को संगठित कर रहे हैं जी। हम कभी बंद कमरों में बैठ करके भगवा झंडा लगाते या एकांत मैदान में लगा देते या कोई कार्यक्रम करते, बौद्धिक वर्ग करते, शिक्षा वर्ग भी बंद स्थान पे होते, लेकिन आज भगवा को लेकर के आम समाज चल पड़ा। पूरा समाज भगवा व्यापी हो रहा है। बहुत लोगों की गाड़ी पर भी पीछे वो भगवा ध्वज लगा के लिखा होता है मैं हिंदू हूँ, इस तरीके की भी बहुत चीजें देखने को मिलती हैं आजकल। ये हिंदू बोलने में जहाँ शर्म आती थी जी, हिंदू राष्ट्र की बात करना बेवकूफी नजर आती थी। मंदिरों के आगे चप्पल खोल के और ढोक देना ये शर्म आती थी। उन सबको देख करके, आज का माहौल देख करके हमको लग रहा है कि संघ का जो विचार है उसको समाज ने स्वीकार किया है। हाँ, एक बात आपने जो शायद मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जब मैं जुड़ा जी, तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता कहते थे कि जो अनुशासन पहले था जी, कुछ कमी आई। फिर जब हम कार्यकर्ता बने जी, तो हमको कहना पड़ा यही बात कि हम जब नए नए थे तो बड़ी कठोरता थी, अब थोड़ी नरमी हो गई। फिर जब और बड़े हुए, तीसरी चौथी पीढ़ी आई जी, तो हमको ये कहना पड़ा कि भाई फर्क बहुत हो रहा है। अच्छा। और आज ये लगता है कि शाखा टोली अलग है, जागरण टोली अलग है, जी, वीर क्षेत्र अलग है, यानी संघ के आखिर आयाम कितने हैं और कार्यकर्ता कहाँ कहाँ लगा हुआ है। जी, समाजव्यापी बनाने के लिए कार्यकर्ता को कहाँ कहाँ के क्या क्या जिम्मेदारियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, बल्कि मैं तो कहता हूँ अब समाज में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो जन्मजात स्वयंसेवक जैसे संस्कार लेके आते हैं। जी।
उनको भी सीधा संघ से जुड़ करके देश हित के अंदर उनका उपयोग करना चाहिए। इसके ऊपर संघ बड़ी बारीकी से ध्यान दे रहा है, ऐसा मुझे लगता है। संघ निश्चित रूप से बारीकी से ध्यान दे रहा है, और जो लोग जिनमें वास्तव में संस्कार हैं, देश के लिए कुछ करने का भाव है, ऐसे लोग संघ की शाखा से जुड़ सकते हैं। संघ की गतिविधियां हैं, विविध कार्य हैं, और साथ ही साथ आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप संघ से जुड़ सकते हैं। जॉइन आरएसएस के नाम से जो है एक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है कुछ वर्षों पहले। नए युवा टेक्नोक्रेट्स जो है वो खासतौर पर जॉइन आरएसएस के माध्यम से भी संघ विचार के साथ जुड़ रहे हैं। आपसे बात हुई, आपातकाल के भी आपने अनुभव बताए, और भी किसान संघ को लेकर किसानों के आंदोलन की भी बात हुई। राम मंदिर आंदोलन जो था, कार सेवा का समय था, उस समय के भी कोई संस्मरण आपको ध्यान आते हैं? कार सेवा के समय मैं सांगानेर रहता था, और सांगानेर में रहते हुए वहाँ जो स्वयंसेवक नहीं थे जी, बल्कि हमारे विचारों के भी नहीं थे, लेकिन संपर्क हमारे हर घरों में थे। उनसे कहा भाई राम मंदिर का विषय है, आपका योगदान क्या होगा? बोले बद्री जी, हम तो देखो उस कार सेवा में तो नहीं जा सकते, लेकिन हम हमारी ओर से 5 कार सेवकों का खर्चा उठा सकते हैं। अच्छा, हम 2 कार सेवकों का खर्चा दे सकते हैं। ऐसे लोग बहुत खड़े हुए। और सांगानेर नगर में रघुनाथ जी के मंदिर में रोज सायंकाल ऐसी बैठक होती, और कार सेवक तय होते और कार सेवा के लिए जाते। अच्छा, कुछ लोगों को गोली भी लगी। मेरा छोटा भाई भी था, उसके भी गोली लगी, आर पार हुई थी कार सेवा में। कार सेवा में। अच्छा, और कहने का मतलब ये है कि उपचार के बाद ठीक हो गए फिर? हाँ, वो तो आर पार हो गई थी, कोई खतरा नहीं था। हार्ट की थोड़ी ऊपर से गई थी, लेकिन कई लोगों के लगी। अपने तो कोठारी बंधुओं के तो हाँ, उनका तो बलिदान हुआ। हाँ, इसलिए दूसरा, मेरे जीवन काल में पहली बार जब महामंत्री था तो दिल्ली में हमारा कोई कार्यालय नहीं था। अच्छा, तो वहाँ भूखंड तो था, लेकिन बीच में सरकार बदली तो उसको ऐसे भूखंडों को निरस्त कर दिया था। फिर आजकल जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी, आलोक जी भाई साहब, उन्होंने केस लड़ा। अच्छा, और हमें जमीन दिलाई, और वहाँ 5 मंजिला एक भवन खड़ा किया। तो जब दिल्ली का ऐसा एक बहुत ही कॉमन केंद्र, इधर बीजेपी कार्यालय है जी, उसी लाइन में बीएमएस का, उद्योग भारती, लघु उद्योग भारती, अपने 10-12 कार्यालय हैं। वहीं पर आप पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, हाँ, बहुत सारे कार्यालय एक साथ कार्यालय हैं जी। तो एक तो भवन निर्माण का जो काम था वो संपन्न हुआ। दूसरा, कार सेवा की बात करी तो आपातकाल में जो लोग जेल चले गए वो तो बहुत सुखी थे। उनका कोई त्याग इतना नहीं मानता मैं, अच्छा, जितना बाहर रहने वालों का था। वो नौकरी भी करते थे या अपना व्यापार करते थे, वो इन कार्यकर्ताओं के घरों की भी संभालते थे जी, आर्थिक व्यवस्था भी देखते थे, और कब पकड़े जाएं इससे बचते थे। और उन्होंने आंदोलन सत्याग्रह में जितनी भूमिका उनकी है, डॉक्टर दीपक जी शुक्ला जी, प्रचारक थे जो यहाँ। हाँ, बाद में बड़े प्रचारक ही है। अच्छा, आपातकाल के बाद निकले, पहले मेडिकल स्टूडेंट थे, पहले विद्यार्थी थे। हाँ, एसएमएस कॉलेज में पढ़ते थे शायद। हाँ। तो रामस्वरूप जी अग्रवाल जो आजकल पाथे के संपादक हैं पाथेगण के, हाँ। बहुत काम किया। जगन्नाथ जी राजू, राधा मोहन जी दुसाद जी, राठी जी, यानी अनंत संख्या, महानगर में तो गिन नहीं सकते। जी, जी। तो राम मंदिर आंदोलन की भी बात हो गई, आपातकाल की बात हो गई, और कोई संघ का कोई ऐसा विशेष आंदोलन, कोई कार्यक्रम ऐसा आपको ध्यान आता है कि जिसमें? देखो, हमारे तो आंदोलन इतने सारे होते हैं। हाँ, कभी तहसील से आंदोलन, कभी जिला से आंदोलन, कभी विभाग से आंदोलन, कभी प्रांत से आंदोलन जी, और कभी अखिल भारतीय आंदोलन। इसलिए उन सबका तो व्रत जो है ना लेना। जी, मेरे मोबाइल में शायद ऐसे 20,000 ग्रुप हैं। अच्छा, 20,000 ग्रुप हैं किसान संघ के, जिसमें के आधे हैं। हाँ, हाँ। और उनके ऊपर इतने फोटो हैं कार्यक्रमों की, और इतने मैसेज आते हैं जी, कि मैं बावड़ हो जाऊं उसको पढ़ते पढ़ते। इतना मैं जो 200-300 पाता है डिलीट ही करता हूँ डायरेक्ट।
कोई कोई खास खास समाचार देख पाता हूँ। जी। वो तो खैर देश भर में आपका इतना संपर्क हो गया काम करते-करते तो निश्चित रूप से और फिर समय की अपनी एक सीमा भी होती है। नित्य प्रति व्यक्ति कितने मैसेज देखेगा। अच्छा एक प्रश्न मेरे दिमाग में यूँ आ रहा है कि जैसे युवावस्था में आप जुड़े संघ से और बड़े अनुभवी लोग ये कहते हैं कि वो ही समय होता है जीवन की दिशा तय करने का, आपका जीवन किस तरफ जाएगा। यदि संघ से नहीं जुड़े होते उस समय, तो ये ऊर्जा कहाँ खपती? आपने बहुत बढ़िया बात पूछी। मैं एक संकोची स्वभाव का व्यक्ति, न बोलना आता, न को पढ़ने का अच्छा रिकॉर्ड था और संगठन के संपर्क में आने के कारण मुझे जो फ्रंट मिला, मौका मिला, हाँ परिश्रम करने की मेरी एक प्रवृत्ति तो शुरू से ही थी। वो मैं घर में खेती में भी करता था, वो तो खैर परिवार के संस्कार थे आपके पशु पालने में भी करता था। हाँ। प्राइमरी स्कूल में पैदल भी 3 किलोमीटर जाते थे। फिर भी माँ के साथ मैं गोबर का पानी भर के लाने का सब काम करते थे। तो माता जी का आशीर्वाद तो मुझे लास्ट तक मिला भी जी। लेकिन पिताजी हमारे 78 में ही शांत हो गए, गुजर गए थे। इसलिए परिवार के सब बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी शादी ब्याह की आप पर आ गई। उसके बाद आई, वो भी देखना पड़ा। लेकिन गांव में कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता था, कैसे तैसे मिलके सब काम चला लिया करते थे। जी। आपने पूछा था ये यदि संघ के साथ जुड़ाव नहीं होता, संपर्क में नहीं आते, हाँ तो जीवन कैसा रहता? तो शायद गलत संगत भी हो सकती थी। शायद जैसे एक बार तो मैं छोड़ के चला गया था पिताजी के देहांत के टाइम। अच्छा। जयपुर छोड़ के 1 साल खेती करी थी। अच्छा। कोई खेती संभालने वाला नहीं था, बड़ा बड़ा मैं ही था सब बहन भाइयों में। जी। हमारा जगन्नाथ जी राजू और मैंने आपातकाल में एक ज्ञान मंदिर पुस्तकालय घर की ओर अच्छा चालू किया था। वो शुरू किया। किताबें उठाते थे कार्यकर्ताओं घरों से, जी। मतलब मांग के लिए आते थे और दोबारा दूसरी किताब उनको किराए पे दिए जाते थे। अच्छा। 8 आने लेंगे, 15 दिन बाद आएंगे, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लगेंगे आपके। अच्छा। 150 किताबें इकट्ठी करी। लेकिन बाद में मलिक एंड कंपनी चौड़ा रास्ता से 33% नगद, 33% उधार, 33% डिस्काउंट, इसके ऊपर किताबें खरीदी। 10,000 किताबें हो गई। अच्छा। और वो आदर्श नगर की कॉलोनियों में, कोई कॉलोनी में सोमवार को, किसी में मंगलवार को, किसी में बुधवार को, किसी में गुरुवार को, ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जाते। और 3,000 रुपये महीना उसका संकलन होने लगा और हमें 30 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में खर्चा था हमारा। आप देखिए कि ज्ञान मंदिर इतना तेजी से चला जी, लोगों ने इतना रेस्पॉन्स दिया। जगन्नाथ जी राजू का दिमाग था उसके पीछे, मेहनत मेरी थी। और हमारे 6 डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो पीजी के या लॉ के विद्यार्थी थे। या तो मजिस्ट्रेट हुए, या लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हुए, या फिर वो हाई कोर्ट के वकील हुए। अच्छा। नाम मत पूछना लेकिन सब हमसे ज्यादा अच्छे हुए। अच्छा एक प्रश्न और आता है, वैसे तो किसान संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता राजनीतिक बात करने के लिए मना करते हैं। बीच में छोड़ गया जी। उस ज्ञान मंदिर को बंद करके हाँ। मैं गाँव गया, पिताजी जब अच्छा वो ज्ञान मंदिर एक्सपायर हुए। वो आज भी वाचनालय में किताबें पड़ी हुई है। अच्छा। भारतीय भवन में भारतीय बच्ची कुछ किताबें, बाकी तो घरों में भी रह गई थी। जी जी बिल्कुल। किसान संघ के कार्यकर्ता राजनीतिक बातों से बचते हैं, मना करते हैं सामान्यतः करने के लिए, लेकिन अलग प्रकार का एक प्रश्न है। आप जिस समाज से आते हैं, राजस्थान में यदि हम बात करें खास तौर पर, लंबे समय तक वो समाज जो है राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ में रहा, या कहिए कि भाजपा या संघ से थोड़ी दूरी रही। आपने संघ में काम करते करते और बड़ी जिम्मेदारियों तक आप पहुंचे, लेकिन चूंकि समाज के कार्यक्रमों में भी आना जाना रहा होगा, समाज के लोगों में भी उठना बैठना रहा होगा, वहां किस प्रकार का भाव लोगों के मन में रहता था आपको लेके? क्योंकि जो एक सर्वे के आधार पर यदि बात करें तो मुझे लगता है कि शायद 70% जो है समाज, वो उस समय तक संघ विचार से दूर था। देखो शेखावाटी के बारे में आप जो कह रहे हो ना जी, ये बात लागू होती है। सोरो झुंझुनू सीकर जिला जी, यहाँ कल्याण कॉलेज में कम्युनिस्टों का हाँ। और वर्चस्व रहा भी जी, उस कारण वहाँ आज भी सीटें भी आती, राजनीतिक क्षेत्र से जीतते भी लोग। तो संघ के संपर्क में नहीं आने दिया लोगों को
दूर रखा गया। दूर रखा गया। एक माहौल बनाया गया कि जाट समाज जो है वो संघ से नहीं जुड़े। तो चड्डी वाले, नेकर वाले, गाली गलौज और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप। जैसे पहले राजपूतों के बारे में भी ऐसा वहाँ ज़्यादा प्रचार हुआ। तो राजपूतों तो ठीक है, अपने रजवाड़ों के टाइम के ऊपर कोई कहीं कहीं अत्याचार भी हुए होंगे, वो कारण था। लेकिन संघ के ऊपर तो बिना कारण आरोप लगाए गए जी। तो जो आपने बात कही कि जाट समाज के व्यक्ति ज़्यादातर पटेल, गांव के मुखिया, खेती-बाड़ी के अंदर प्रमुख कौम होने के कारण कांग्रेस ने इनके ऊपर हाथ रखा और इनको नमक खाया तो नमक बोलता रहा। अच्छा। पार्टी की दूसरी बात, गोचर जमीनें, शिवायचक जमीनें, उन पर कब्जा करने के अंदर ऐसे नेताओं का वर्चस्व रहा। गरीबों के नाम अलॉट होती वो भी जमीनें बिक जाती। इसलिए भी एक कारण था, वरना रेस्ट ऑफ राजस्थान वहाँ कोई ऐसा विषय नहीं था। शेखावाटी में ज्यादा रहा। शेखावाटी में था, या फिर जैसे नागौर में कुछ परिवार रहे तब तक रहा, बाद में नहीं रहा वहाँ पर भी। लेकिन बाकी हमारे समाज में सब जगह 2-2, 4-4 लोग तो रहे हर जिलों में। लेकिन सारा ही समाज ऐसा ही था, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपके साथ कभी कोई ऐसा कटु अनुभव थोड़ी रहा समाज में, रिश्तेदारियों में जाते आते थे तो कि संघ से जुड़े हुए हैं और किस तरह का काम करते हैं, क्या कुछ? नहीं, देखो दो का काम करता था मैं। ऑफिस में ही अपनी नेकर पहन करके निकलता था और ऑफिस में जाके नेकर पहन लिया करता था, तो इसलिए कोई डर भी नहीं था। लेकिन एक बात जरूर थी, मैं हर शुक्रवार को प्रवास में जाता और रविवार की रात या सोमवार सुबह आता। रविवार शनिवार को समाज के कार्यक्रम होते हैं तो मेरे कार्यक्रम छूट ही जाते थे। अच्छा, हाँ, तो वो आपके तो प्रवास संघ के अनुसार वो रहते थे तो। और समाज के कार्यक्रम जो होते वो सेकेंडरी होते थे, इसलिए उसमें मौका मुझे कम मिला। अच्छा, आखिरी 2 सवाल और करेंगे आपसे, अनुभव तो बहुत है लंबा आपका। एक सामान्य बालक जो है वो 10वीं की परीक्षा के बाद में, आप जैसे आपने बताया, आप आए जयपुर में और वहां से एक मित्रतावश संघ की शाखा में जाना शुरू हुआ और जाते जाते एक इतने बड़े किसानों के देश के सबसे बड़े संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन आपने किया। तो उस बालक को गढ़ने का काम जिन लोगों ने किया, आपको लगता है कि वहां से पहुंचने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने में आपके व्यक्तित्व में जिन प्रमुख कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, प्रचारकों का, गृहस्थी कार्यकर्ताओं का योगदान आपको लगता है, ऐसे कुछ 4-5 नाम आप बता सकते हैं? देखो, आपातकाल के बाद तो मेरे ऊपर सबसे बड़ी छाया अपनी माननीय सोहन सिंह जी की। अच्छा। जेल में रहने के कारण एक विराट व्यक्तित्व था। अपने कपड़े खुद धोना। और मैं एक बार रात को ज्योतिष की किताब पढ़ने लग गया। दूसरे दिन सुबह तो नहाते समय मेरे से कहा, बच्चों क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, भेज देना उसको वापिस। इसका मतलब मैंने वहाँ कोई 100 के आसपास किताबें पढ़ी जी। और उनको एक ही दिन, दूसरे दिन सुबह मुझे कह दिया। फिर मैंने एक दिन खाना खाते समय पास में बैठे तो पूछा उनका, भाई साहब वो भी एक विज्ञान है, ज्ञान है, विषय भी है और अभिलाषा थी और आ गई थी किताब जी। लेकिन मना करने के पीछे भाव समझ में नहीं आया मेरे। तो उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद को देख लो। तो सच्चिदानंद जी शास्त्री विद्या मंदिर के आचार्य थे, ज्योतिषी थे। अच्छा। उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी नौकरी, ये सब चली गई एक ही साल में। अच्छा। और जेल चले गए और पागल हो गए। अच्छा। यानी पागल खाने में भर्ती रहे। आप बताइए, किसी आत्मा के साथ इतनी घटनाएं साल 1.5 साल में घट जाए वो क्या होगा? तो वो जेल में भी संतुष्ट नहीं थे। बोले ज्यादा भाग्य पर भरोसा करने के बाद में कर्म करना छोड़ देता है व्यक्ति, ये भाग्य पर निर्भर हो जाता है, निर्भरता हो जाती है। ठीक बात। विषय तो हमारा नहीं था। मैं दौड़ लगाता रहा सुबह सुबह, मेरे को सिर दर्द होने लगा। 5-7 दिन भी ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन जो है
मेरे बगल वाले बेड पे बाबूलाल जी शर्मा थे, उनको कहा कि दौसा वाले जो प्रांत कार्य नहीं वाले नहीं तो सपोर्ट रखे हैं, अच्छा सपोर्ट रखे। अध्यापक थे आजकल। अच्छा। उन्होंने कहा कि उससे बोलना कि सरसों का तेल लेके गुदा द्वार में रखें सोच जाने से पहले। अब माननीय सोहन सिंह जी ने मेरे से बात नहीं की, पूछा भी नहीं, खाली वही पूछा कि सिर दर्द मिटा नहीं मिटा, और उनको कहा कि मैं कहता हूँ उसी दिन मेरा सिर दर्द कब मिट गया मुझे पता नहीं पड़ा, और मेरे दौड़ लगाने के कारण जो मेल जमा हुआ था साफ हुआ। तो इसका मतलब हर 400 लोग थे हम तो, हर व्यक्ति का वो रात को उठ कर के कौन ओढ़ के सो रहा है, कौन उगड़ के सो रहा है, सारी चिंता करते यहाँ से लेकर के कि और कम खा रहा है ज्यादा खा रहा है, ज्यादा खाने वाले को टोक देते थे, नियंत्रण रखो। तो बाद की जीवनचर्या पर तो उनका प्रभाव पड़ा जी। और उसके पहले जो है मस्ती का आलम रहा जी। जिसके अंदर इतने सारे प्रचारक मेरे संपर्क में आए। हाँ। और उन सब का मेरे जुगल किशोर जी विभाग प्रचारक थे जो विश्व हिंदू परिषद में रहे। हाँ, मूलचंद जी सोनी और जगदीश जी का स्वामी, ये सब मैं बताया आपको जी। इस बीच में विद्या मंदिर में अध्यापक रहा मैं। अच्छा। तो कॉमर्स का टीचर रहने के कारण रिकॉर्ड भी बना और 3 लोग मेरिट में आए एक साथ। अच्छा। और चौथा भी मेरिट में आते आते बचा। इसलिए कौन से सन में रहे आप विद्या मंदिर में? मैं आपातकाल लगने से पहले 11 दिन रहा। अच्छा, आपातकाल लगने से पहले। और 11 दिन के कारण मुझे 19 महीने की तनख्वाह मिली। अच्छा। हालांकि 300 रुपये महीने थी। हाँ हाँ। लेकिन 19,57 रुपये में तो 2 भाइयों की शादी कर दी। और उसके बाद फिर मैं कॉमर्स टीचर रहा। अच्छा। और फिर नौकरी लग गई। मैं सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहता था, टीचर की नौकरी इतनी पसंद आई मुझे, विद्यालय का माहौल इतना पसंद आया। फिर मुझे पुराने अध्यापकों ने कहा बेवकूफ़ हो, हम रो रहे हैं, जाओ ज्वाइन करो, ये तो घर की स्कूल है, फिर आ जाना वापिस। कुल मिलाकर उस समय आचार्य खेमचंद जी बहुत मेहनत करते थे, माहौल अच्छा था। सोहन सिंह जी का बड़ा प्रभाव रहा आपके जीवन पर? सोहन सिंह जी ने बहुत परिवर्तन हुआ। और गृहस्थी कार्यकर्ताओं में भी कोई नाम ऐसा ध्यान में आता है जिनका? गृहस्थी कार्यकर्ताओं में जगन्नाथ जी राजू गृहस्थी नहीं थे उस समय। अच्छा। लेकिन प्रचारक भी नहीं थे। लेकिन उनका जीवन डॉक्टर दीपक जी शुक्ला जिनका बहुत निकट से संपर्क रहा। अच्छा। और उसके बाद तो महानगर में भरे पड़े विष्णु जी बढ़ाया है, अध्यापक ही थे लेकिन प्रेरणा स्रोत थे। अच्छा, अब चलते चलते हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं और खास तौर पर संघ से जो नई पीढ़ी जुड़ रही है उनको शताब्दी वर्ष के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत माता की जय, यानी भारत की जय, क्योंकि भारत माता की जय जो है ना, ये अपने जीवन का लक्ष्य लेकर के जब व्यक्ति चलता है तो उसके सब चारों ओर जय जयकार दिखाई देती है। अर्थात इस समाज को संगठित होकर के, एक होकर के खड़ा करने वाली एक ही आधार है, वो भारत माता। अगर सबका ध्यान उस पर है, उस बड़े सर्किल में बाकी सारे छोटे छोटे सर्किल हैं, इन सबको सामूहिक जोड़ने वाली वो है जी। इसलिए प्रेरणा का स्रोत हमारा वो है। भारतीय किसान संघ तो झंडे को, भारत माता को, पृथ्वी माता को, इनको अपना प्रेरणा केंद्र मानता है, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को नहीं मानते। ठीक यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है। वहां भी व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, भगवा ध्वज को जो है वो गुरु माना जाता है। और बद्री जी से लंबी चर्चा हुई और सार रूप में इन्होंने कहा कि भारत माता की जय, मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक ही धुन जय जय भारत। इस जय जय भारत के लिए ही लाखों करोड़ों स्वयंसेवक निरंतर काम करते रहते हैं। और शायद इस प्रकार के जो तपस्वी लोग रहे, जो त्यागी लोग रहे, जो घर के आवश्यक कार्य को छोड़कर भी संघ
संगठन के लिए समय लगाते रहे। शायद इसीलिए ये संघ का जो बीज था वो आज वटवृक्ष का रूप ले रहा है। आपका क्या कहना है इस सारी चर्चा पर? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके विचारों से हमें निरंतर ये पता लगता रहता है कि किस प्रकार के भाव इस चर्चा में से निकल कर आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ, एक और ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ जिनके पसीने से, जिनकी मेहनत से बढ़ा है संघ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।